नमस्कार बच्चों, मैं प्रमोद सती एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं बच्चों। और लास्ट लेक्चर में हम सुपर 100 के कार्यक्रम में कूलम्ब्स लॉ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन आपके सामने ये है और कल बच्चों की क्वेरीज आई थी कि सर थोड़ी से धीरे धीरे पढ़ाइए बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आप कुछ क्वेश्चन हम आपको थोड़ी सा हाई लेवल के ला रहे हैं। ओके, ऑल्दो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में प्रश्न नंबर 12 और 13 रिलेटेड हैं बच्चों। तो आप अगर उन दो क्वेश्चन को आप करते हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखिए एक बार कि समान रूप से आवेशित धातु की दो एक जैसी, ठीक है, गोलियां ए और बी एक दूसरे को 2 × 10⁻⁻5 फोर्स से, बल से प्रतिकर्षित करती है। ठीक है बच्चों, तो कैसे प्रतिकर्षित करती है? एक तीसरी अनावेशित गोली सी को ए से टच कराया, ए से छुआया और फिर ए तथा बी के मध्य बिंदु पर उनके बीच में सी को रख दिया, ए तथा बी के मध्य बिंदु पर रख दिया। तो अब क्वेश्चन है आपका कि सी पर परिणामी बल का मान होगा, सी पर परिणामी बल का मान होगा। तो ये चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका क्या है बच्चों? करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन में आपको बता देता हूं कि सॉल्यूशन इसका जो है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो कह रहा है कि आपके पास दो गोलियां हैं, ये ए और ये बी, मतलब दो आपकी गोलियां हैं, ये आपकी ए गोली है, ये आपकी बी गोली है। इन पर आवेश क्या है? समान रूप से आवेशित है बच्चों, समान रूप से आवेशित है। मतलब मान लिया जाए इस पर भी क्यू चार्ज है और इस पर भी क्यू चार्ज है, और देखो उनके बीच ये दो आपस में कितना प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं, जो एफ है इनके बीच पर लगने वाला जो बल है इस टाइम प्रतिकर्षण बल होगा, अगर समान आवेश होगा तो प्रतिकर्षण बल होगा। वो एफ कितना दिया है बच्चों? वो एफ दिया है, वो दिया है आपको F = 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन। इतना प्रतिकर्षण बल इन दोनों के बीच में लग रहा है। अब क्या हुआ? क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन अभी यहां तक हुआ। अब क्या किया इन्होंने कि एक अनावेशित गोली, एक मतलब अनचार्ज बॉडी सी है, एक अनचार्ज बॉडी सी को लाए और पहले क्या किया, उसको इससे टच करा दिया। मतलब ए बॉडी जो ये आपकी ए जो ये चार्ज बॉडी थी, इससे सी बॉडी को क्या कराया बच्चा? टच किया। मतलब ये ए बॉडी थी आपकी जिस पर क्यू चार्ज था, इससे अनचार्ज बॉडी को क्या कर दिया बच्चों? वही उसी प्रकार की अनचार्ज बॉडी को क्या कर दिया? टच किया। तो बच्चों क्या हुआ? ये कंडक्शन हो गया है। मतलब ये आपके जो बॉडी चार्ज करने की विधियां हैं, तीन विधियां में से एक विधि है चालन द्वारा। टच करने पर क्या होगा बच्चों? ये सी बॉडी के साथ क्या होगा कि इससे कुछ चार्ज इधर, इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके, होगा ना टच के कारण, क्योंकि इस पर क्यू चार्ज है, ये अनावेशित है। तो कब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? अगर इन दो बॉडी, ये दो बॉडी सेम शेप की है, सेम साइज की है और सेम मटेरियल की है, तो बच्चों कब तक यहां से ट्रांसफर होगा? मतलब आपका ट्रांसफर होगा इधर, जब तक इन दोनों के पास क्या ना हो जाए? Q/2 चार्ज, Q/2 चार्ज, बराबर चार्ज हो गया, इन दोनों के पास बराबर चार्ज हो गया। अब ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब पहले ए के पास क्यू चार्ज था, लेकिन जब आपने सी बॉडी को टच कराया तो ए के पास कितना रह गया बच्चों? Q/2 चार्ज रह गया। इज इट क्लियर? ओके, सी और बी के पास कितना रहा? बी से तो किसी ने टच कराया नहीं, तो बी के पास कितना चार्ज रहेगा? क्यू चार्ज ही रहेगा। इज इट क्लियर? लेकिन सी के पास कितना चार्ज हो गया? Q/2, जो पहले क्या थी? अनावेशित की। ए के साथ टच कराने पर उस पर कितना चार्ज आ गया बच्चों? Q/2 चार्ज आ गया। अब क्या कह रहा है कि एक तीसरी अनावेशित गोली सी को ए से छुआकर ए तथा बी के मध्य में रख दिया। तो देखो मान लो ए और बी के बीच की दूरी बच्चों, ये दूरी जो है ये r है। तो हमने कहां पर रखना है? सी को कहां पर रखा बच्चों? बीच में रख दिया। सी बॉडी को आपने रख दिया इनके बीच में। अब बोल रहा है इस बी पर
कितना परिणामी बल लग रहा है। जो पहले अनावेशित थी, ए से टच कराया, फिर बीच में रखा, और बताओ कि सी पर कितना बल लग रहा है। आई होप क्वेश्चन आप समझ गए। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। आधा मैंने यहां पर लिख लिया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं बच्चों, ऑप्शन को मिटा रहा हूं यहां से। ठीक है, मैं ऑप्शन को मिटा रहा हूं। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से बताता हूं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कंडीशन क्या थी बच्चों, 2 चार्ज से, ये क्यू चार्ज, ये ए बॉडी और ये बी बॉडी, ये ए बॉडी ये बी बॉडी, इस पर क्या था क्यू चार्ज, इस पर भी क्या था क्यू चार्ज, इनके बीच की दूरी माना क्या थी आर थी। तो इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल F इक्वल टू कूलाम फोर्स से क्या होता है बच्चों, F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहां पर देखो Q1 भी कितना है बच्चों Q, Q2 भी कितना है बच्चों Q, तो ये F इक्वल टू के Q अपॉन आर स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकता हूं, F इक्वल टू के Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और प्रश्न अनुसार बच्चों ये दिया है F, कितना लग रहा प्रतिकर्षण बल, इतना लग रहा है, तो मैं लिख सकता हूं ये क्या 2 × 10 की पावर -5 ये दिया है ना मुझे, इज इक्वल टू कितना हो गया के Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 1/4πε0 किसके अंदर है, इस के अंदर है बच्चों। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब दूसरी कंडीशन कि जब क्या बच्चों, दूसरी कंडीशन कि जब सी को ए से छुआकर ए तथा बी के मध्य रखा है, तब क्या होगा बच्चों, तब सी पर लगने वाला परिणामी बल, तब सी पर लगने वाला परिणामी बल, तब सी पर लगने वाला परिणामी बल, लगने वाला परिणामी बल। ओके बच्चों, तो क्या किया हमने, फिगर यहां पर थोड़ी सी आपको समझाने के फिर बनाता हूं। ये ए पर इस टाइम कितना चार्ज रह जाएगा बच्चों, ए पर रह जाएगा इस टाइम Q/2। ये सी पर भी कितना चार्ज है बच्चों, Q/2। ओके बच्चों, ये हो जाएगा Q/2, यहां पर भी कितना हो जाएगा Q/2, और B पर कितना रहेगा Q/2, क्यों रहेगा, क्योंकि उसको किसी ने छुआ ही नहीं। ओके बच्चों, अब मेरे बच्चों प्रश्नानुसार देखो यहां से और यहां तक की डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस R है ना, तो बीच वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी R/2। यस एंड नो बच्चों, अरे हाँ ना बोलो, R/2, और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी R/2, क्योंकि ये A है, ये आपका C है, और ये आपका क्या है बच्चों B है। ओके, तो आप समझ पा रहे होंगे, R को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, तो ये R/2 और ये R/2। हमें प्रश्न में क्या पूछा है, इस C पर परिणामी बल कितना होगा। अब सुनना बच्चों, इस C पर परिणामी बल कितना होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो देखो इस C पर कौन कौन बल लगाएगा, ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा, लेकिन देखो सबके चार्ज एक सजातीय चार्ज है, मतलब सेम चार्ज है। यहां पर भी Q/2, यहां पर भी Q/2, और यहां पर Q, मतलब ये सेम चार्ज होने वाले हैं। ठीक है, मतलब पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव, है ना बच्चों। अब देखो इसके कारण इस पर किधर को फोर्स लगेगा बच्चों, C पर। अब यहां पर थोड़ी सा ये C पर इस ए चार्ज बॉडी के कारण C पर किधर को फोर्स लगेगा, दोनों सेम चार्ज हैं तो किधर को लगेगा बच्चों, इधर को। तो फोर्स ऑन C ड्यू टू A इस तरफ को लगेगा। क्यों लगेगा इस तरफ को, क्योंकि ये भी Q/2 और ये भी Q/2 सेम चार्ज है, मतलब अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो इधर को लग रहा है। ठीक है बच्चों, और इस B के कारण जो कि Q है, B के कारण किधर को लगेगा बच्चों, ये Q/2 और ये Q, मतलब सेम चार्ज, सेम साइन के चार्ज है, ये Q/2 और ये Q, तो किधर को लगेगा, इधर को। तो ये कितना हो गया F फोर्स ऑन C ड्यू टू B। इज इट क्लियर बच्चों, अरे बात समझ में आ रही है। तो मुझे अब देखो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, जो परिणामी बल आएगा, देखो बच्चों एक इधर को लग रहा है, एक इधर को लग रहा है, तो परिणामी बल क्या होगा, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस हो जाएगा। अरे बात, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो दोनों क्या हो जाते, प्लस हो जाते, दोनों इधर को हो जाते तो दोनों प्लस हो जाते, लेकिन एक इधर को लग रहा है, एक इधर को लग रहा है, FCA इधर को लग रहा है,
इसके कारण, और एफ सी बी इसके कारण इधर को लग रहा है। तो क्या होगा कि जो परिणामी बल होगा बड़े वाले में से छोटा वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो बड़ा वाला मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये होने वाला है, क्योंकि ये इसका चार्ज और इसका चार्ज दोनों का मल्टीप्लाइड क्या है, ज्यादा है। तो आप उसको आराम से भी क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं। तो परिणामी बल जो सी पर होगा, सुनते रहना बात को, वो क्या आएगा, एफ सी ए माइनस एफ सी बी। पहले हम इनकी वैल्यू निकालते हैं, तो सुनते रहना, एफ सी ए कितना होगा, एफ सी ए। अगर मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं तो एफ सी ए मतलब बिंदु, ये सी आवेश वाली बॉडी पर बी आवेश ए आवेश वाली बॉडी से लगने वाला बल। तो कितना होगा बच्चों, के Q1 Q2। Q1 कितना बच्चों, ये Q/2 सी पर Q1 इंटू Q2। Q2 कितना है बच्चों, ए के कारण ए पर चार्ज कितना है, Q/2। एकदम क्लियर। डिवाइडेड बाई हाउ मच बच्चों, इनके बीच की डिस्टेंस। अरे इन दोनों चार्ज को ले रहा हूं ना मैं भी, एफ सी ए ले रहा हूं मैं, तो इन दोनों चार्ज के कारण लगने वाला जो बल है, तो हाउ मच बच्चों, कितनी डिस्टेंस है, R/2 का होल स्क्वायर। कितना है बच्चों, R/2 का होल स्क्वायर। उनके बीच की दूरी कितनी है, R/2 और उसका स्क्वायर होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? इसको सॉल्व करो तुम तो देखो कैसे हो जाएगा, के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका क्या हो गया बच्चों, 4 होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बाई 4, आर स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4। अब देखो ये 4 ऊपर जाएगा तो इस 4 से ये 4 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, ये सब आना चाहिए आपको। इज इक्वल टू क्या हो गया, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एकदम क्लियर। एफ सी ए तो आपने निकाल दिया, मतलब इन दोनों के बीच लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है, जो बल है एफ सी ए कितना होगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस R/2 का होल स्क्वायर। एफ सी ए निकाल दिया मुझे। अब मुझे क्या चाहिए, एफ सी बी चाहिए। तो एफ सी बी कैसे निकालूंगा मैं क्वेश्चन को आप मिटा रहा हूं, ठीक है बच्चों। एफ सी बी कैसे निकालेंगे हम, तो एफ सी बी को हम निकालने वाले हैं बच्चों, तुम भी मेरे साथ तुम भी सॉल्व करो बच्चों इसको, ठीक है, सिंपल है। ओके, तो एफ सी बी हाउ मच, एफ सी बी आएगा बच्चों आपका, एफ सी बी हो जाएगा के Q1 Q2। Q1 कितना, ये तो Q1 कितना है, Q/2 इंटू Q2। इस टाइम Q2 कौन सा वाला है, बी वाला, और बी पर कितना चार्ज है बच्चों, बी पर चार्ज है आपका Q, तो ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, R/2, तो इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। एकदम क्लियर। तो कितना आ गया बच्चों, ये देखो, के क्यू स्क्वायर बाई 2 होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बाई 4। इस 4 को ऊपर ले जाऊं मैं तो क्या हो जाएगा, 4 के क्यू स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो देखो 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया बच्चों, 2 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। दोनों के फोर्स का मैग्नीट्यूड आपने निकाल दिया है, दोनों के फोर्स का मैग्नीट्यूड आपने क्या कर दिया बच्चों, फाइंड आउट कर दिया है। अब सुनो मेरी बात को, ठीक है, मैं यहां पर मिटा रहा हूं। ओके, अब देखो जो हमारा जब सी को ए से छुआकर ए और बी के मध्य, तब सी पर लगने वाला नेट परिणामी बल जो है बच्चों, यहां पर क्या लिखने वाले हैं आप, नेट परिणामी बल कितना लगेगा, एफ नेट ऑन सी। एफ नेट किस पर, एफ नेट सी पर कितना होगा बच्चों, सी पर देखो एक फोर्स लग रहा है इधर को और एक फोर्स लग रहा है इधर को। आप देखो बच्चों इस और इस फोर्स में से कौन सा बड़ा है बच्चों, देखो आपका ये एफ सी बी है, देखो ये एफ सी बी है आपका और ये एफ सी ए है। तो देखो आपको सीधा सीधा दिख रहा है जो एफ सी बी है वो एफ सी ए से दुगना है। अरे दिख रहा है ना, और मैंने बता भी दिया आपको, ये Q/2 चार्ज है, इनका प्रोडक्ट कम होने वाला है, जबकि ये Q/2 और Q का जो प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा होगा, तो इसलिए ये फोर्स भी ज्यादा होगा। तो आप नेट जो होगा बच्चों, ये FCB वाला फोर्स दुगना है इससे, तो C पर नेट फोर्स जो लग रहा होगा वो इधर की तरफ लग रहा होगा बच्चों, ठीक है। तो दैट्स F नेट हाउ मच, कैसे लिखने वाला हूं, FCB माइनस FCA। माइनस क्यों किया बच्चों, क्योंकि एक इधर को लग रहा है एक इधर को लग रहा है, अपोजिट और
अपोजिट है, ये इक्वल नहीं है, अपोजिट है। तो चाहे तो तुम वेक्टर फॉर्म से सॉल्व करो कि आर वो एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ए एफ सी ए स्क्वायर प्लस एफ सी बी स्क्वायर प्लस एफ सी बी कॉस 180, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 180 है। लेकिन हमें पता है कि जब अपोजिट वेक्टर होते हैं तो डायरेक्ट एक में से दूसरे को माइनस कर देते हैं, बड़े वाले मैग्नीट्यूड से छोटे वाले मैग्नीट्यूड को, है ना बच्चों। तो यहां पर एफ नेट ऑन सी कितना हो गया, अब देखना ये एफ सी बी कितना था, एफ सी बी है आपका 2k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और माइनस ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया एफ सी ए KQ डिवाइडेड बाई KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एफ नेट ऑन सी पर। अब देखो जब आप इसको माइनस करोगे बच्चों तो कितना आ रहा है, ये माइनस करने के बाद क्या आ रहा है, KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कौन सा, एफ नेट, कहां पर बच्चों, एट सी पर। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से देखो मेरे प्यारे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से देखो बच्चों, इसकी वैल्यू तो ये दी है, अरे ये वैल्यू है इसकी, तो मैं डायरेक्ट यहां पुट कर सकता हूं इसको। देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से देखो KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। बच्चों की देखो कितना लग रहा है, ये आ रहा है आपका कितना, ये डायरेक्ट, अरे ये इक्वेशन नंबर 1 से मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख सकता हूं, देखो वही तो चीज है। इज इट क्लियर। तो यहां पर एफ नेट ऑन सी हाउ मच, एफ नेट ऑन सी कितना हो गया बच्चों, 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। एकदम क्लियर, क्योंकि तुम्हें चार्ज का पता दिया ही नहीं था, डिस्टेंस भी दी नहीं थी, इसीलिए तो खास क्वेश्चन है बच्चों। अरे बात समझ में, इसीलिए खास क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें दी थी, हमने दिए डायरेक्ट लिखिए, मतलब सी पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 2 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन, जितना कि शुरू में उन दो बॉडी के बीच में लग रहा था, ए और बी के बीच में। लेकिन किस डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि डायरेक्शन भी दी है ना, क्या ये नेट फोर्स इधर को लग रहा है या नेट फोर्स उधर को लग रहा है। तो देखो बच्चों एफ सी बी बड़ा है एफ सी ए से, तो नेट फोर्स किधर को लग रहा है बच्चों, इधर को, मतलब ए की ओर। तो यहां पर आपका जो 2 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन है, देखो इधर वाला फोर्स ज्यादा है, इधर वाला कम है, दुगना है ये वाला फोर्स, हमने सॉल्व करके देख दिया है। ये एफ सी ए इतना है और एफ सी बी इतना है, ये दुगना है इससे, तो नेट फोर्स कहां की तरफ लग रहा है, कितना लग रहा है, 2 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन, और किसकी ओर लग रहा है बच्चों, ए की ओर। देखो ये ए की ओर लग रहा है ना, ए की ओर। एकदम क्लियर बच्चों, तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है बच्चों। तो एक बार नियमों को पढ़िए बच्चों, और उसके बाद आप इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी का क्लास वो क्वेश्चन नंबर आप 12th और 13 को सेम टू दैट ऐसे ही क्वेश्चन है, उनको आप सॉल्व करिए बच्चों, ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं, और इसको मैं आई होप तुम समझ पाए होंगे इसको कि कैसे किया। दो चार्ज बॉडी थी, उनके बीच का प्रतिकर्षण बल दिया था, एक अनचार्ज बॉडी थी, उसको ए से टच कराया और फिर बीच में रख दिया, और बोला कि उस बीच में रखी हुई बॉडी पर परिणामी बल कितना है। तो बीच वाली बॉडी पर ए भी फोर्स लगाएगा और बी भी फोर्स लगाएगा सी पर, तो परिणामी हमने ये निकाल दिया। जो तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, उसमें आपका क्या होगा कि 3 बॉडी है, जरा सुन लो बच्चों, 3 बॉडी है, ए बॉडी, एक बी बॉडी, मतलब बी बॉडी और सी बॉडी। तो क्या करता है कि सी बॉडी अनचार्ज है, वो पहले ए पर टच कराता है और उसके बाद बी पर टच कराता है। तो समझो यहां तो आधी कहानी तक हो गई थी, यहां क्या है कि इस सी बॉडी को पहले ए पर टच कराएगा, चार्ज उससे लेगा, फिर जब तक दोनों बराबर नहीं होती फिर सी बी इस बॉडी पर टच कराएगा, फिर उन दोनों के चार्ज जब तक बराबर नहीं होंगे ट्रांसफर होंगे, और फिर उसके बाद बीच में रख देता है। अब फिर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, ओके। तो अब हम आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। आई होप तुम समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों जितने करो आप उतने कम है, और साइंस में क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं होती है बच्चों, अनंत क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र बच्चों,
ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बच्चों, दैट इज द वैद्युत क्षेत्र, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों। ओके, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चों? तो किसी भी, देखो दो चार्ज होते हैं, माना ये चार्ज Q है, ये चार्ज कोई Q है, ओके, आवेश है कोई, अगर इसके चारों ओर कोई अन्य आवेश, अगर इसके चारों ओर कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करे, माना मैं यहां पर ला गया Q0 पॉजिटिव चार्ज, माना मैं यहां पर ये कोई Q0 पॉजिटिव चार्ज ला गया या Q चार्ज ला गया, अगर ये Q0 पॉजिटिव चार्ज फोर्स का अनुभव करे, मतलब ये एक बल का अनुभव करे, तो हम कहते हैं कि इस चार्ज के चारों ओर का यह क्षेत्र क्या कहलाता है बच्चों? इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें एक अन्य आवेश बल का अनुभव करे, तो इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र को क्या कहते हैं? इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इज इट क्लियर बच्चों? तो सिंपलिसिटी के लिए, सुनते रहो, सिंपलिसिटी के लिए बच्चों, इस जो दूसरा आवेश है जो टेस्ट कर रहा है कि फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा, इसको हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं, मतलब एकांक धनात्मक परीक्षण चार्ज, परीक्षण आवेश लेते हैं बच्चों। एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश मतलब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की खास बात क्या होती है कि एक तो इस प्रकार से इसको डिनोटेट करते हैं कि प्लस Q0, इसका अपना विद्युत क्षेत्र नगण्य होता है बच्चों, मतलब कि ये भी तो विद्युत क्षेत्र पैदा कर रहा होगा, लेकिन इसका जो विद्युत क्षेत्र है बच्चों वो नगण्य है। इज इट क्लियर? इसका विद्युत क्षेत्र क्या है बच्चों? नगण्य है, मतलब इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होता है? Q0 पॉजिटिव चार्ज का जो वैद्युत क्षेत्र होता है बच्चों वो क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र नगण्य होता है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड हम 1 ले लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या ले लेते हैं? हम 1 ले लेते हैं, इसका जो परिमाण है वो 1 ले लेते हैं, लेकिन इसका जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या है? नगण्य है। मतलब इसका मतलब है बच्चों कि इसका वैद्युत क्षेत्र इसके वैद्युत क्षेत्र पर प्रभाव नहीं डालता है, मतलब ये इस पर नहीं लगा पाता है फोर्स, क्योंकि उसका अपना वैद्युत क्षेत्र है ही नहीं। तो अब सुनना मेरी बात को कि ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम बोलते हैं परीक्षण आवेश, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों? टेस्ट चार्ज। ओके, जो चेक करने के, टेस्ट करने के लिए ना, टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र है कि नहीं है, तो इसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। और इसको बोलते हैं बच्चों सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। मतलब ये होता है स्रोत आवेश जो विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर रहा है, स्रोत आवेश। ये किसको? विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? स्रोत आवेश। इज इट क्लियर? तो किसी स्रोत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें एक अन्य आवेश या यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक बल का अनुभव करे, तो इस स्रोत के चारों ओर के उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है? तो डेफिनेशन आप अपनी किताबों से लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, देखो जैसे ये परीक्षण आवेश है, अगर ये बहुत दूर है तो वहां पर ये ये जो विद्युत लाइनें हैं वो कम हो जाएगी, तो वहां पर आपका बल कम लगेगा। जैसे जैसे नजदीक आएगा तो इस पर जो रिपल्सन फोर्स होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, वो बढ़ता जाएगा। मतलब नजदीक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होने वाली है और दूर कम होने वाली है। तो अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो आपके पास है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आनी चाहिए बच्चों आपको। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको किससे डिनोटेट करते हैं बच्चों? वेक्टर ई से डिनोटेट करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इज इक्वल टू क्या होता है कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। तो ये फॉर्मूला है आपका कि ई वेक्टर ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर कूलम्बियन बल डिवाइडेड बाय परीक्षण आवेश, या जिस भी आवेश को आप वहां पर
रख रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि क्यू नॉट ही होगा, वहां पर कुछ भी हो सकता है बच्चों। तो ठीक है। अच्छा, जहां ये क्यू नॉट क्या है, बहुत ही, अगर यहां पर मैं परीक्षण आवेश ले रहा हूं तो इसका वैद्युत क्षेत्र, अपना वैद्युत क्षेत्र नेग्लेक्सिबल है, तो इसके कारण, किसी परीक्षण आवेश के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र है, तो वो ये आपका है। मतलब जैसे यहां पर आपका मान लो ये क्यू चार्ज था, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गई और आपने यहां पर क्यू नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लग गया, इस पर ये, अगर ये भी प्लस है, इसके कारण इस पर कितना फोर्स लग रहा है, इसके कारण इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या है बच्चों, F अपॉन क्यू नॉट। तो F कैसे निकालने वाला हूं मैं, यहां पर मैं F कैसे निकालने वाला हूं बच्चों, तो कूलम्बियन फोर्स लगा दो। मान लो यहां से लेकर और यहां तक की डिस्टेंस क्या है, R है, तो कितना होने वाला है, पहले फोर्स निकालो, इस पर पहले बल निकालो, तो बल कितना निकलेगा, कूलम्बियन बल कैसे होगा बच्चों, अरे भाई K1 K2 मतलब K जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह पर क्या है, बड़ा Q है, Q2 की जगह पर क्या है, छोटा Q नॉट है, डिवाइडेड बाय इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, R स्क्वायर। ये तो हो गया तुम्हारा मैग्नीट्यूड और ये कूलम्बियन फोर्स का परिमाण। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म लिखेंगे हम, अगर यहां पर मैंने वेक्टर फॉर्म लिख लिया बच्चों, यहां पर मैंने वेक्टर फॉर्म लिख लिया, तो ये आर कैप लिखना पड़ेगा, रेडियली आउटवर्ड होता है, रेडियली आउटवर्ड तब आर कैप। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो हम ये से काम चला सकते हैं। अब इस बिंदु पर, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। एफ तो ये है बच्चों, वैल्यू रख दो, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। ओके, क्या होगा बच्चों, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी ड्यू टू ए सोर्स चार्ज क्यू इज इक्वल टू हाउ मच, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर किसी बिंदु पर कितना बल लग रहा है, उन दोनों के अनुपात को क्या बोलेंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इज इट क्लियर? मतलब जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, जो ये E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये आर के व्युत्क्रमानुपाती, आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। ओके, और जैसे जैसे आप नजदीक आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी। मतलब जैसे जैसे आप नजदीक आते हैं फोर्स भी बढ़ता ना भाई, ये रिपल्सन ज्यादा करेगा, और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो रिपल्सन कम करेगा। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, ओके। इसकी जो यूनिट होती है, मतलब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होगा, मात्रक ई का मात्रक, ई का मात्रक क्या होगा बच्चों, फोर्स अपॉन फोर्स, ये बल बटे आवेश है, तो मतलब न्यूटन पर कूलम। क्या होगा बच्चों, न्यूटन पर कूलम। और जब आप आगे इसको वोल्ट मीटर के, मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में, विभवांतर के टर्म्स में लिखेंगे, तो वहां से आपको वोल्ट इंटू मीटर, इसकी एक यूनिट दूसरी मिलेगी बच्चों। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो मात्रक है वो न्यूटन पर कूलम भी है और वोल्ट मीटर भी है। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये थोड़ी से आपको आइडिया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल में थोड़ी बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि वैद्युत बल और तीव्रता में अंतर क्या है। तो बच्चों अंतर सिर्फ यही है कि यूनिट आवेश पर जितना बल लग रहा है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। दैट्स इट। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या है, F अपॉन क्यू नॉट। इज इट क्लियर? तो यहां से मैं F निकालना चाहूं इसी फॉर्मूले को, तो कितनी जगह आपको यह फॉर्मूला मिलेगा बच्चों। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो यहां से बल F इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, E इंटू क्यू नॉट। और अगर क्यू नॉट की जगह कोई भी आवेश Q है तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, Q है तो यहां पर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो F मतलब किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल। जैसे आप आगे देखोगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र में आपने कोई इलेक्ट्रॉन लगा रखा है, उस पर लगने वाला बल कितना होगा, इस फॉर्मूले से निकालेंगे आप। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र यह हो गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन का आवेश लगा देंगे, आप रख देंगे और वो बल इस पर लगेगा। जैसे आपने प्रोटॉन रख दिया,
तो उस पर कितना वैद्युत बल लग रहा, ये लगेगा। अगर आपने न्यूट्रॉन रख दिया तो उस पर बल लगेगा, नहीं लगेगा न्यूट्रॉन पर, क्योंकि न्यूट्रॉन का आवेश है ही नहीं। समझ में आ रही बात? तो ये चीजें थोड़ी सी आपको आइडिया होगी तो आप आराम से समझ सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप समझिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता कि किसी वस्तु के चारों ओर का वह किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश बल का अनुभव करता है, तो पहले आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र क्या कहलाता, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ओके, अब सुनो बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है, सुनते रहना बात को, इंपॉर्टेंट है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, जो वैद्युत क्षेत्र किस तरफ को, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, ठीक है बच्चों, कहां होती है तीव्रता की दिशा, पॉजिटिव क्यू नॉट, जो ये है प्लस क्यू नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, उसकी वो जिधर को जाएगा बच्चों के गति की दिशा में होती है, के गति की दिशा में होती है, गति की दिशा में होती है। मतलब क्या मतलब है इसका, तो देखो बच्चों, जैसे यहां पर पॉजिटिव क्यू टेस्ट चार्ज है, कोई चार्ज रखा है मैंने उठा के यहां पर, और मैं क्या करूंगा बच्चों, क्यू पॉजिटिव चार्ज को स्वतंत्र रूप से छोड़ दूंगा, स्वतंत्र रूप से। मतलब आपने क्या किया, कोई क्यू नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाए और उसको यहां पर छोड़ दिया, फ्री छोड़ दिया। तो बच्चों अगर ये जिधर को ये गति करेगा, जिधर को ये भागेगा, क्योंकि ये आवेश है ना, इस आवेश के कारण इस पर बल लगेगा, और बल लगेगा तो ये क्या करेगा, मोशन करेगा। तो जिधर को ये भागेगा, माना ये इधर को भाग रहा है, तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर को ही होगी। समझे आप बात को, कि क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज को रखा, जिधर को वो भागा उधर को वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अच्छा, मतलब इस सोर्स चार्ज का वैद्युत क्षेत्र किधर को है बच्चों, इस सोर्स चार्ज का वैद्युत क्षेत्र है इधर को। आपने यहां पर रखा बच्चों क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज, वो इधर को भाग गया, मतलब इसका सोर्स चार्ज इधर को है। आपने यहां पर रखा, वो इधर को भाग गया, मतलब इसका वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर को है बच्चों, इधर को है। आपने यहां पर क्यू नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा, वो बाहर की तरफ भाग गया, तो इधर को वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। मतलब अगर क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज को किसी वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से छोड़ते हैं, तो जिधर को वो भागता है उधर को वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। और बच्चों जिधर को वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो ये आपका, और क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज जिधर को भागेगा उधर को इलेक्ट्रिक वो फोर्स भी उस पर उधर को ही लग रहा है। देखो ये क्यू नॉट, ये प्लस क्यू नॉट था, ये प्लस क्यू था, ये प्लस क्यू नॉट है, तो भाई इस पर फोर्स कहां लग रहा होगा, इस चूहे चार्ज पर, इधर ही को तो लग रहा होगा। तो फोर्स और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, एक ही तरफ है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? इसीलिए बोलते हैं बच्चों, इसीलिए बोलते हैं, सुनते रहो छोटी छोटी बातें, इसीलिए बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश, धनात्मक जो आवेश है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डाइवर्जेंस होता है, अपसारी होता है, मतलब बाहर की तरफ फैला हुआ होता है। कि यहां पर पॉजिटिव क्यू चार्ज है ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है बच्चों, डाइवर्जेंस है। क्या है, डाइवर्जेंस है। अगर बाय द वे यहां पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज होता, सुनते रहो, यहां पर पॉजिटिव की जगह क्या होता, नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों, तो ये, और मैं फिर इस प्लस क्यू नॉट चूहे चार को छोड़ देता स्वतंत्र रूप से, तो क्या ये दूर भागता है या ये इसको अपनी तरफ खींचता, ये इसको अपनी तरफ खींच लेता बच्चों। इज इट क्लियर? मैंने यहां पर रखा क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचता, ये बेचारे की कोई औकात नहीं है, अपनी तरफ खींच ही नहीं पाता, इसको कोशिश तो करता है लेकिन इसका विद्युत क्षेत्र नगण्य है। ठीक है बच्चों, तो ये इधर खींच जाता है, ये आपका प्लस क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज इधर को, यहां पर छोड़ा प्लस क्यू नॉट चार्ज, तो वो कहां आ गया, अंदर की तरफ। इसीलिए बोलते हैं बच्चों नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ऋणात्मक आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र होता है बच्चों, वो कन्वर्जेंस होता है। मतलब कन्वर्जेंस मतलब अंदर की तरफ होता है, अभिसारी होता है, दैट इज द कन्वर्जेंस। तो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां की तरफ आती है,
अंदर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां की तरफ जाती है? बाहर की तरफ। कैसे डिसाइड किया? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिधर भागा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर मान ली। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां की तरफ होगी बच्चों? इधर की तरफ, अंदर की तरफ। यस एंड नो बच्चों? इधर की तरफ। तो फोर्स भी किधर को लगेगा बच्चों? इधर ही की तरफ। तो फोर्स क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज पर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उधर ही फोर्स की डायरेक्शन भी होती है। तो क्यू नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप स्वतंत्र रूप से छोड़ते हैं तो जिधर को वो भागा तो उधर को इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, आई होप समझ पाए होंगे। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों? डाइवर्जेंस होता है। और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों? कन्वर्जेंस होता है। ये आप याद रखेंगे। इज इट क्लियर? कुछ चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए जब आपको बताई जाती है तो। ठीक है बच्चों? ओके, नाउ ठीक है, इस पर एक छोटा सा प्रैक्टिस करते हैं। ये मिटा रहा हूं मैं, कुछ नहीं, इसमें आपको केवल याद ये रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट और इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड और विद्युत क्षेत्र की जो मात्रक है आपका न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट मीटर, आगे हम उसको देखेंगे। और पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डाइवर्जेंस होता है, नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कन्वर्जेंस होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बताएंगे? क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज डिसाइड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को लग रहा है। ठीक है, अच्छा ओके मेरे बच्चों, अब सुनो, यहां पर अगर मान लिया जाए यहां पर इस मतलब ये आपका व्हाइट बोर्ड है, इसके और इसके पीछे कुछ चार्ज छुपा रखा हमने। ठीक है बच्चों, पर्दा लगा रखा मतलब, और उसके पीछे कुछ चार्ज है, इधर चार्ज है। अब मुझे यह पता करना है कि यह पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आ रही है, मतलब इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र यहां भी है उसका। मैंने क्या किया? प्लस क्यू नॉट चार्ज को यहां पर रख दिया। ठीक है, अगर प्लस क्यू नॉट चार्ज अंदर की तरफ भाग रहा है तो बच्चों यहां पर कौन सा चार्ज होगा? खुद से आंसर दो, है ना बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करते, खुद से आंसर दो कि अंदर की तरफ अगर क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज भाग रहा है तो यहां पर कौन सा चार्ज है बच्चों? 100% कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। क्योंकि क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ भागेगा? नेगेटिव चार्ज की तरफ। और अगर ये क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज कहां की तरफ भाग रहा? बाहर, दूर भाग रहा है, तो निश्चित ही यहां पर क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज होगा। कुछ बात समझ में आ रही है? तो क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज से हम बता सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के कारण है या पॉजिटिव चार्ज के कारण है। और बच्चों अगर दो चार्ज है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक जो क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भागेगा। ठीक है बच्चों, और किसी भी पॉइंट पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताने के लिए तैयार होगा बच्चों। तो आई होप इतना आपको समझ में आए। अब बच्चों इसकी जो विद्युत क्षेत्र की आपकी 8-10 प्रॉपर्टीज होती हैं, वैद्युत क्षेत्र लाइन की, मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो आपकी 8 से 10 प्रॉपर्टीज होती है, इन प्रॉपर्टीज पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और आपके कॉन्सेप्ट ये बनाते हैं बच्चों। तो कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण के, दैट प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ, और उसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है बच्चों, तो वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। ओके बच्चों, रेखाओं के गुण। ओके बच्चों, एक चीज, पहली चीज सुनते रहना बात को। पहला, धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश से, जैसे धनात्मक आवेश है बच्चों, धनात्मक आवेश से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होती है और सीधा कहां तक जाती है बच्चों? इनफाइनाइट तक आती है। कहां तक जाती है? इनफाइनाइट तक जाती है। तो मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की रेंज आवेश से और इनफाइनाइट तक है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कंटिन्यूअस होती है, मतलब सतत है बच्चों। ओके, लेकिन कर्व जो इसका होगा, वक्र जो होगा बच्चों, वो डिसकंटिन्यूअस होता है। लाइंस तो कंटिन्यूअस होती है लेकिन कर्व डिसकंटिन्यूअस होगा। अब कैसे होगा वो थोड़ी देर बाद बताता हूं मैं। तो देखो, पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्जेंस,
पहला नियम यही है, नेगेटिव के कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, कन्वर्जेंस। कहां से आ रही है, इन्फिनिट से आ रही है। ठीक है, पहला नियम। ओके, दूसरा नियम बच्चों, ये हम कर चुके हैं। दूसरा बच्चों कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण कर्व बनता है वो डिसकंटिन्यूअस कर्व होता है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेक ए कर्व इज डिसकंटिन्यूअस बच्चों। ठीक है, इसके कारण जो आपका कर्व बनता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस कर्व। सेकंड, कि इसका डिसकंटिन्यूअस कर्व होता है कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे ये पॉजिटिव है और जैसे ये नेगेटिव है, सुनते रहना बात को। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलेगी और कहां जाएगी बच्चों, अगर उसको रास्ते में नेगेटिव मिला तो वो जाएगा, इनफाइनाइट क्यों जाएगा फिर वो। तो यहां से निकली और यहां गई, यहां से निकली और यहां गई, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में गई, पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव में गई। ओके बच्चों, पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव में आपका टर्मिनेट हुआ। अब सुनना मेरी बात को, कुछ आपके पास ना पुराना ज्ञान भी होना चाहिए बच्चों, तभी आपको फील आएगा। बच्चों पॉजिटिव से गया और नेगेटिव पर खत्म हुआ, ये डिसकंटिन्यूअस कर्व है, कंटिन्यूअस कर्व नहीं है। कंटिन्यूअस कर्व ये होता कि अगर ये नेगेटिव से फिर पॉजिटिव पर वापस आता, जैसे मैग्नेट में होता है बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, नॉर्थ से स्टार्ट होगी लाइन और साउथ पर टर्मिनेट होती है। कहां भाई, उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती है और दक्षिणी ध्रुव पर खत्म होती है मैग्नेट के बाहर। मैग्नेट के अंदर बच्चों यहीं पर खत्म नहीं होता है, ये नॉर्थ से और साउथ में आती है। ये कंटिन्यूअस कर्व है बच्चों। तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बच्चों कंटिन्यूअस कर्व बनता है, जबकि विद्युत क्षेत्र द्वारा डिसकंटिन्यूअस कर्व बनता है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, समझ में आ रही बात। खास बात यहां उतनी खास बात नहीं है, लेकिन फॉर्मूले टोटली चेंज हो जाते हैं खास बात के कारण, कि हम इसी को सही तरीके से बोल देते हैं जब हायर क्लास में जाते हैं कि मैग्नेट नेवर नो मोनोपोल एग्जिस्ट, कि मैग्नेट में कभी भी एक मतलब नॉर्थ या साउथ अकेला अकेला क्या कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन यहां करते हैं। यहां अगर मैंने इसको हटा दिया पॉजिटिव को तो रह जाएगा अकेला, नेगेटिव को रह जाएगा अकेला, लेकिन यह नॉर्थ और साउथ अकेले नहीं रहते हैं। तो फिलहाल हमारा बात यहां पर है कि जो आपका वैद्युत क्षेत्र रेखाएं के कारण कर्व बनता है वो कर्व क्या होता है बच्चों, डिसकंटिन्यूअस होता है। वो कर्व क्या वो आपका सतत कर्व नहीं होता है, वो क्या होता है आपका डिसकंटिन्यूअस कर्व होता है। और इस डिसकंटिन्यूअस कर्व में पॉजिटिव से आपकी बल रेखाएं निकलती है और नेगेटिव में आपकी बल रेखाएं खत्म होती है, कि स्टार्ट ऑरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू द नेगेटिव चार्ज। जबकि यहां बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होता है, लेकिन मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। ठीक है बच्चों, ओके। दूसरा ये नियम। तीसरा बच्चों कि पहले का ही है कि दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, की जो पॉजिटिव आपकी लाइंस है दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। ओके, तीसरा लिखें इसमें, तीसरा आप समझे कि देखो अगर किसी तरीके से, सुनते रहना बच्चों, अगर किसी तरीके से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी बन गई, देखो जैसे ये है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम मतलब सिमेट्रिकल है। सुनना बच्चों बात को, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, सॉरी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्यादा होगी बच्चों। मतलब उस वहां पर चार्ज रखेंगे तो ज्यादा बल का अनुभव करेगा। लेकिन जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दूर दूर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दूर दूर है, वहां पर बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, कम होगी। ये आपको सिंपल सा समझ में फंडा आ रहा होगा, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहां पर देखो कि मान लो मैंने यहां पर बोल दिया ए पॉइंट, यहां पर बोल दिया मैंने सी पॉइंट, यहां पर बोल दिया मैंने बी पॉइंट। अब देखो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आया है बच्चों, एक बार कुछ भी नहीं है, जबकि कि 4 ऑप्शन दे दिए कि बोला ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई ए पर है वो किस पर है, ई बी पर भी है और वही ई सी पर भी है। दूसरा ऑप्शन दे दिया कि ई ए इज ग्रेटर देन ई सी
एंड ई बी इज ग्रेटर देन ई सी। ठीक है, ओके, ये दे दिया। और तीसरा ऑप्शन एक्यूरेट ऑप्शन, और इसमें ये एक ऑप्शन और दे दिया इसने यहीं पर कि हाँ ई ए इज इक्वल टू ई बी भी है। ओके, और तीसरा ऑप्शन आपका कि जस्ट उल्टा, दैट इज द ई सी इज ग्रेटर देन ई बी इक्वल टू ई ए। ओके, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। अब बताओ बच्चों, सीधा सीधा आपको दिखेगा यहां पर, अगर आपको नियम पता है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नजदीक होती है वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है, तो ई ए ज्यादा होगी। और यहां पर भी वैसे ही है बच्चों, ये बराबर दूरी पर है, यहां पर ये नजदीक लग रहा है ना, ये सेम है मतलब। तो देखो बच्चों, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र ए पर है उतना ही वैद्युत क्षेत्र किस पर भी है, बी पर भी है। तो ई ए इज इक्वल टू ई बी एक। और देखो ई सी ई ए से भी छोटा होगा और ई बी से भी छोटा होगा, क्योंकि यहां पर विद्युत बल रेखाएं क्या है, दूर दूर है। तो यहां पर ई ए इज ग्रेटर देन ई सी, ई बी इज ग्रेटर देन ई सी, और ऑल्सो ई ए इज इक्वल टू ई बी, ई ए इज इक्वल टू ई बी। तो हमारा ऑप्शन सेकंड वाला करेक्ट होगा। कुछ बात समझ में आ रही है? जहां पर बल रेखाएं नजदीक वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा, जहां पर बल रेखाएं दूर वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम। मतलब दैट इज द कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंटेड करते हैं, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी से रिप्रेजेंटेड करते हैं। हियर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज मोर, हियर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज लेस। ओके बच्चों, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें, आज थ्योरी की क्लास जाएगी बच्चों, और कल हम इसके बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट बच्चों एक चौथा प्रॉपर्टी, अगर किसी भी कंडक्टर पर वैद्युत आवेश है, देखो चाहे ऐसा कंडक्टर है, चाहे ऐसा कंडक्टर है, चाहे ऐसा कंडक्टर है, अगर बच्चों इन पर फ्री चार्ज है, फ्री आवेश है, मतलब ये इन पर फ्री आवेश है, देखो ये फ्री आवेश है, इसके सरफेस पर जैसे ये लाइक एक कंडक्टर प्लेट है, वो फुटबॉल है, जैसे कंडक्टर की फुटबॉल है। ओके बच्चों, तो बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों जो, वो हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। याद रखना इस बात को, हमेशा सरफेस से क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर होगा। हमेशा सरफेस से क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर होगा। मतलब यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है, यहां पर 90 डिग्री होगा, यहां पर भी 90 डिग्री होगा, यहां पर भी 90 डिग्री बाहर, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री, मतलब किसी भी कंडक्टिंग सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस पर अभिलंब की ओर होता है, सरफेस पर नॉर्मल होता है, सरफेस पर 90 डिग्री होता है। जैसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस तरफ हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा, मतलब ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, परपेंडिकुलर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, ये पॉजिटिव चार्ज है बाहर की तरफ, ओके, ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब आप समझो इस बात को कि किसी कंडक्टिंग सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से 90 डिग्री पर होता है, मतलब उस सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है, तो देखो जैसे ये ऐसी प्लेट होगी ना, तो ऐसे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहां से बाहर इधर को इधर को इधर को, मतलब अगर आपका ये सिलेंडर है तो सिलेंडर पर हर पॉइंट पर 90 डिग्री की तरफ होने वाला है। जैसे मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, ओके, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की तरफ होगा, ऊपर की तरफ। यहां पर सरफेस ऐसा होगा ना, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, मतलब सरफेस पर हर टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की तरफ होने वाला है, 90 डिग्री होने वाला है। अब आप सिलेंडर पर सोच सकते हो कि तुम्हारी तरफ से ले रहे हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो इधर आगे की तरफ आएगा, तो मतलब तुम्हारी तरफ आएगा, और मेरे साइड से मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो वो मेरी तरफ आएगा, क्योंकि मेरे तरफ 90 डिग्री मेरी तरफ है, तुम्हारे तरफ 90 डिग्री इस कर्व सरफेस पर आपकी तरफ है। समझ में आ रही बात? तो मतलब किसी कंडक्टिंग सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी चालक धातु के सरफेस पर, मतलब पृष्ठ पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ पर अभिलंब की ओर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, आगे आपको
पड़ेगा, लेकिन इसमें शर्त यह है कि तुम्हारा चार्ज रेस्ट पोजीशन में रहना चाहिए जब वो बाहर आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इंपॉर्टेंट नेक्स्ट 5 पॉइंट बच्चों, 5वां पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर तो ठीक है भाई, यहां ई है और डिस्टेंस पर निर्भर करेगा, जितना दूर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कम होती जाएगी, लेकिन इसके अंदर बच्चों किसी धातु चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन कि किसी धातु के, जैसे ये धातु की फुटबॉल है, उसके पर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज दे दिया हमने, तो पॉजिटिव चार्ज सारे सरफेस पर बिखर गए हैं, तो सरफेस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यस, सरफेस से बाहर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, लेकिन इस सरफेस के अंदर चाहे तुम्हारा धातु का गोला सॉलिड हो, मतलब ठोस हो, या खोखला हो, अंदर क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एनी कंडक्टर मटेरियल विल बी 0, मतलब कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होगा। अगर मैंने यहां पॉजिटिव चार्ज रख दिया, कुछ नहीं होने वाला उस पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, फोर्स है ही नहीं, तो वहां क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तुमने कोई कहानी भी सुनी होगी कभी कि एक साइंटिस्ट थे कि बड़े वाले गोले पर मतलब कंडक्टिंग मटेरियल पर और लार्ज नंबर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर दिया और अपने को अंदर बैठ गया, सुना होगा ये कहानी कभी, है ना। तो लेट अस सी हियर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, अब क्यों होता है, क्यों ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होता है बच्चों, तो इसके लिए ना तुम्हें थोड़ी सा अपने दिमाग का यूज करना है कि देखो, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज का गोला है, ये सब में वही होने वाला है बच्चों, है ना। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज का गोला है, तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, अब सुनते रहना बच्चों, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, चारों तरफ जाती है, इधर भी गई, इधर भी गई, इधर भी गई, इधर भी गई, इधर भी, अबे इधर भी तो जाएगी, अरे चारों तरफ जाएगी भाई, तो सर तो इधर तो 0 होना चाहिए था, अंदर फुटबॉल में 1 पॉइंट लिया और चारों तरफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही, सर इधर अंदर भी तो होना चाहिए। अरे भाई, इसके सामने वाले ने जो ये वाली लाइन आई, इसके सामने वाला भी तो जाएगा इधर, तो उसने इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। समझो जरा बात को, जो ये वाला गया, यहां पर वाला जो पॉजिटिव हो गया, उसके कारण जो आएगा उसने उसको क्या कर दिया बच्चों, कट कर दिया। तो ऐसे ही ओवरऑल क्या होता है कि सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो अंदर की हैं इक्वल और अपोजिट होती है, जिस कारण अंदर क्या हो गया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। अब समझने वाले बच्चे समझ गए बच्चों, ठीक है। तो अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया, समझ में। लेकिन बाहर क्यों नहीं हुआ 0, तो सुनना जरा बात को, ये इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को गया, और इधर वाले के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रहा होगा बच्चों, वो भी तो इधर ही को आ रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, तो इधर तो ऐड हो गए वो, लेकिन अंदर क्या हुए, दैट इज द इक्वल एंड अपोजिट साइन के कारण, दैट इज द कैंसिल टू, मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन के कारण कैंसिल हो गए। तो इसलिए किसी भी कंडक्टिंग चालक, चाहे वो ठोस है चाहे वो खोखला है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, 0 होता है। अब आपके लिए एक खास क्वेश्चन बच्चों कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, अच्छा इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों, आगे पढ़ेंगे जब आपके नेक्स्ट चैप्टर आने वाले होंगे तुम्हारी स्कूल में, तो मैग्नेटिक, अगर इसको इस खोखले गोले को मैं चुंबकीय क्षेत्र में रखूं तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट होगा बच्चों, होगा। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 और मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होता है किसी निश्चित सरकमस्टांसेस पर, ओके कि क्या कि उसमें टेम्परेचर का भी कोई रोल होता है, उसमें और कुछ का भी रोल होता है। तो कुछ मटेरियल ऐसे बच्चों जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 और मैग्नेटिक फील्ड भी 0, तो आपको यह पता करना कि इस खास प्रकार के मटेरियल को या उस कंडक्टिंग मटेरियल को हम क्या कहते हैं, कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 और मैग्नेटिक फील्ड भी 0 एट ए सर्टेन टेम्परेचर, तो विच उस प्रकार के मटेरियल को क्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, ये आप खुद ढूंढेंगे और थोड़ी सा दिमाग लगाएंगे कि क्या खेल हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक नेक्स्ट पॉइंट था बच्चों, ठीक है, कि इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आपका 0 होगा। अच्छा, 5वां पॉइंट, 6वां पॉइंट,
बच्चों अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है सपोज दैट, तो बच्चों यहां पर ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, अगर मैं ए बी सी पर टेंजेंट खींचूं, मतलब टच करते हुए लेखा स्पर्श रेखीय खींचूं बच्चों, तो बच्चों ये स्पर्श रेखीय उस बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ को है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बच्चों कैसी है, इस तरफ को है, और यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है बच्चों, इस तरफ को है। मतलब अगर मैं यहां पर फ्री चार्ज छोड़ूं पॉजिटिव तो इधर को भागेगा, यहां पर छोड़ूं तो इधर को भागेगा, यहां पर छोड़ूं तो नीचे की तरफ भागेगा। तो किसी वैद्युत क्षेत्र की रेखा पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हैं, मतलब टेंजेंट आप ड्रॉ करते हैं, तो टेंजेंट आपको किसकी दिशा देगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा देता है। ओके, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देता है या वैद्युत क्षेत्र की दिशा देता है कि अगर क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज होगा तो किधर को जाने वाला है। ठीक है बच्चों, अच्छा ये बात समझ में आई। अब दूसरी बात कि किसी भी पॉइंट पर बच्चों दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं कभी नहीं हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि क्यू नॉट पॉजिटिव प्लस चार्ज इधर भी भाग रहा है इधर भी भाग रहा, पॉसिबल ही नहीं है। तो बच्चों ये बोलते हैं कि नेवर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, मतलब दो वैद्युत रेखाएं, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। यहां पर इंटरसेक्ट मान लिया कर गया, ये दो रेखाएं कर रही है, ये इधर को है ये इधर को है। बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा दो होगी, जो कि हो ही नहीं सकती है बच्चों। ओके, किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की केवल एक दिशा होगी। अगर माना दो चार्ज के कारण दो दिशा भी बना रहा है वो, तो बच्चों जो बड़ा वाला चार्ज होगा उसकी डायरेक्शन में जाने वाला है। तो किसी भी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती है। इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं कि कभी भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद या काटती नहीं है। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? ये बात आपको समझ में आई? यस, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका 7 पॉइंट जो है, ओके 7 पॉइंट जो आपका आ रहा है बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें। 7 पॉइंट, लास्ट पॉइंट आपका कि देखो अगर आपकी ये किसको रिप्रेजेंटेट करता है, ये तुम्हें किताबों में अक्सर मिलेगा बच्चों, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र। अगर बच्चों वैद्युत बल रेखाएं आपको पैरेलली समांतर, आपने इसको पैरेलल इक्विडिस्टेंस एंड इक्विडिस्टेंस एंड इक्वल सेपरेशन बिटवीन दीज टू, मतलब ये रेखाएं क्या है बच्चों, समांतर है। ओके बच्चों, बराबर दूरी पर है। ओके बच्चों, बराबर समांतर है, बराबर दूरी पर है। तो बच्चों ये किसको डिनोटेट करेंगे, ये करेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र को डिनोटेट। एक समान वैद्युत क्षेत्र को क्या करेंगे बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी, प्रदर्शित करती है। मतलब अगर तुम्हें ऐसा चित्र कहीं पर दिखता है तो आप बोलना कि इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक समान है। मतलब जैसे यहां पर ये ए पॉइंट है, यहां पर ये बी पॉइंट है, यहां पर ये सी पॉइंट है, तो बच्चों यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी होगा। मतलब ई ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ई सी। समझ में आ रही बात? और जो ये एरो आपको डिनोटेट करेगा ये बताएगा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ को है। मतलब आप क्यू नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो वो किधर भागेगा बच्चों, राइट हैंड साइड में। और अगर आपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया तो वो किधर भागेगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट दिशा में भागता है। समझ में आ रही बात? इज इट क्लियर? अगर मुझे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इलेक्ट्रॉन को भगाना है तो मुझे इलेक्ट्रॉन पर जबरदस्ती फोर्स लगाना पड़ेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन क्योंकि आने वाले हैं बच्चों। इज इट क्लियर? तो अगर आपका इक्विडिस्टेंस, मतलब इस तरीके से वैद्युत बल रेखाएं रिप्रेजेंटेड की हुई है, तो आप समझ जाना कि ये वैद्युत बल रेखाएं किसको रिप्रेजेंटेड कर रही, एक समान वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंटेड करने का तरीका है। ठीक है बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र को क्या करने का, रिप्रेजेंटेट करने का क्या है बच्चों,
तरीका है। ओके, अच्छा ठीक है, ये आपके कुछ इसके नियम हो गए बच्चों जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है बच्चों, ओके लास्ट बच्चों एक लास्ट पॉइंट और देख लो इसमें कि अगर आपके जो आपका लास्ट पॉइंट इसमें नेगेटिव है बच्चों, अगर आपने देखो ये सेंटर टू सेंटर मिलाने वाली रेखा है, कोई बात नहीं ये नेगेटिव कर लेता हूं मैं इसको। ओके तो बच्चों अगर तुमने एक लाइन ऐसी खींची है तो हम कोशिश करते हैं कि दूसरी लाइन इसके दूसरी ओर सिमेट्रिकल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों? सिमेट्रिकल होनी चाहिए। मतलब मेरा बोलने का मतलब यह है कि अगर तुमने यहां अल्फा एंगल पर लाइन खींची है तो इधर भी क्या होनी चाहिए? अल्फा एंगल पर ही लाइन होनी चाहिए। मतलब वैद्युत बल रेखाएं सिमेट्रिकल होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं बच्चों? सिमेट्रिकल होती हैं दोनों तरफ। ओके तो आज इसकी थ्योरी की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है बच्चों। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अभी चैट के माध्यम से भेज दीजिए, जैसे कल आपने भेजा था कि सर थोड़ी धीरे से पढ़ाइए। ठीक है बच्चों, तो कोशिश करिए बच्चों कि जो क्वेश्चन हम यहां पर कर रहे हैं उनको सॉल्व करिए। बार बार बोलता हूं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्टडी सेल्फ स्टडी, खुद पढ़िए और एनसीईआरटी का क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना बच्चों। ठीक है, ऑल द बेस्ट।